हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपी पुलिस का 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 4 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आने वाले यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम एक बार कैंसिल हो चुका है, दोबारा जल्दी होने वाला है। तो आप लोगों को तैयारी को अपना कंटिन्यू रखना है और रिवीजन करते रहना है। और यहाँ पे हम लोग हिंदी, जीके, जीएस के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इससे आपका काफ़ी सारा रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से तैयारी भी हो जाएगा। तो सारे प्रश्नों को अच्छे से देखना है, उनको याद रखने का कोशिश करना है और सारे प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेरे साथ-साथ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताना है और काउंट करना है कि आपका कितना सही हो रहा है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही आंसर होगा 1972। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया था? 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया था? इसका सही आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहीं पे 2018 में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया था। नाबार्ड का स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको कि IMF कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड किस देश से संबंधित है? क्रिस्टीन लेगार्ड IMF की प्रबंधक निदेशक है। ये किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा फ्रांस। ये फ्रांस की है। सही आंसर फ्रांस होगा। अगला प्रश्न है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का जमा हो जाता है। कोई कोशिका होता है जिसके कारण थक्के का रक्त का थक्का बन जाता है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट के कारण रक्त थक्का जमता है। और अगर विटामिन पूछा जाए तो विटामिन के जो है ये रक्त जमाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है? कौन सा कोशिका बनाने के लिए कहा जाता है, ये आपको बताना है। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन होता है एक कोशिका बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा, उसको युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज कहा जाता है, याद रखना आपको। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट डैश धड़कन के बीच होती है। जो आराम से काम कर रहा है उसका कितना होता है ये बताना है। इसका सही आंसर होगा 72 से 80 के बीच होता है। नॉर्मली 72 भी बोला जाता है और 72 के बीच इसका रेंज होता है। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके दोबारा उसको नर्म नहीं किया जा सकता है, उस प्लास्टिक को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। दोबारा से इसको नर्म नहीं किया जा सकता है अगर एक बार इसको ढाल के ठंडा कर दिया गया तो। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैश मूत्र विसर्जित करता है। कितना मूत्र विसर्जित करता है एक वयस्क इंसान? इसका सही आंसर होगा 1.8 लीटर। 24 घंटे में 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने फ्रांस संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में डैश को घोषित किया। योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किसको घोषित किया? सही आंसर होगा 21 जून। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डैश को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विटामिन के का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर होगा डोइजी एंड डैम। डोइजी एंड डैम के द्वारा विटामिन के का आविष्कार हुआ था और इनको इसके लिए नोबेल भी मिला था 1943 में। अगला प्रश्न है, इनसाइड आइवी एंड रोलिंग स्टोन डेड गोलार्ध मॉस इस किताब के लेखक कौन है? इनसाइड आइवी एंड
ये किस 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 इसके लेखक कौन है, इस बुक के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर होगा के शंकरन नायर। के शंकरन नायर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस संशोधन ने राज्य और किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक सात शक्ति प्रदान की, ये बताना है। इसका सही आंसर होगा 122वां संविधान विधेयक, 122वां संशोधन विधेयक 2014, ये सही आंसर होगा। एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है इसे छुपाता है, इसे संभाव्यता कहते हैं, ये बताना है। आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही आंसर होगा ट्रोजन हॉर्स। इसको ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। इसके सहायता से वो क्या कर रहा होता है उसको छुपाया भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के डैश से संबंधित हैं। सौरभ चौधरी 16 वर्ष के हैं, इनको शूटिंग में स्वर्ण पदक मिला था। ये कहाँ के हैं ये बताना है। सही आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा कल्याणी। यमुना की सहायक नदी कल्याणी है। यमुना की सहायक नदी यहाँ पे कल्याणी दिया गया है। ये कल्याणी यमुना की सहायक नदी है, चंबल नहीं है, बेतवा भी नहीं है। ये सभी आपको याद रखना है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है, उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पाई जाती हैं। इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा जौनपुर। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा महोबा। महोबा बुंदेलखंड जिला क्षेत्र में पड़ता है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, डैश के संग्रहालय में संरक्षित है, ये आपको बताना है। कहाँ पे संरक्षित है? सही आंसर होगा सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है, जहाँ से कि ओरिजिनल अशोक स्तंभ लिया गया था। अगला प्रश्न है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ती या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? जेजाक भुक्ती या जयहोटी के नाम से किसको जाना जाता था? इसका सही आंसर होगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को पहले जेजाक भुक्ती या जयहोटी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डैश 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र से। कौन सी पत्रिका है? इसका सही आंसर होगा बाल बोधनी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डैश से संबंधित है? नवाब इनायत खान कहाँ से? इसका सही आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित है। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? इजी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। तीसरा वाला ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ये आपको याद रखना है। पहला वाला राजगिरी में हुआ था। ये तीसरा वाला पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखना आपको। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था ये बताना है। इसका सही आंसर होगा 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, चेमांचेरी कुन्हीरमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप का उल्लेखनीय नर्तक है? चेमांचेरी कुन्हीरमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक है? इसका सही आंसर होगा कथकली के नर्तक हैं चेमांचेरी कुन्हीरमन नायर। अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? प्याज उत्पादन में भारत का रैंक पूछा जा रहा है।
इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा द्वितीय। प्याज उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? इसका आंसर होगा 9.8%। 9.8% सही आंसर होगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा भाग 2। भाग 2 में नागरिकता दिया गया है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है। ये सभी आपको याद रखना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। कितने से कम आयु के बच्चे को नियोजित नहीं कर सकते, नौकरी पे नहीं लगा सकते हैं अनुच्छेद 24 के तहत? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? उसका सही आंसर होगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने वगैरह में नौकरी पे नहीं रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 इसका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? लोकसभा के उपसभापति पहली बार कौन थे? इसका सही आंसर होगा एम अनंत संयम अयंगर। अनंत संयम अयंगर यही थे लोकसभा के उपसभापति, लोकसभा के पहले उपसभापति। याद रखना आपको, एन अनंत संयम अयंगर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है ये बताना है। अनुच्छेद 66 से आंसर होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न है सीरिया की राजधानी है। सीरिया की राजधानी कहाँ है ये बताना है। सीरिया का राजधानी कहाँ है? इसका क्या आंसर होगा? सीरिया का राजधानी एक है दशमिक। दशमिक सीरिया का राजधानी है, ये आपको याद रखना है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार का मुद्रा पूछा जा रहा है, आपको बताना है म्यांमार का मुद्रा क्या होगा। सही आंसर होगा क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्यात है, ये आपको याद रखना है। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। सऊदी अरब का रियाल होता है। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है ये बताना है। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा नाइजीरिया। अफ्रीका में नाइजीरिया ही है जहाँ पे सबसे अधिक आबादी है, जनसंख्या यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ये आपको याद रखना है नाइजीरिया। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उनके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में सबसे अधिक है ये बताना है। क्या होगा सही आंसर? उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देश में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है, यानी कि उत्तरी अमेरिका में वो सबसे अधिक है। इसका क्या आंसर होगा? इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर होगा कनाडा। कनाडा इसका बिल्कुल सही आंसर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है ये बताना है। कौन सा बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है? इसका सही आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये आपको याद रखना है। बाकी कावेरी, कृष्णा या फिर गोदावरी ये सभी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? इसका सही आंसर होगा बाल विवाह। बाल विवाह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर ये छत्तीसगढ़ में इसका शुरुआत किया गया है, याद रखना आपको। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न हैं, लेकिन अभी हम लोग मैथ्स को डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी हम लोग जी के साइंस और
हिंदी के प्रश्नों को देखने वाले हैं। हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ से हिंदी का प्रश्न शुरू करते हैं। हिंदी का प्रश्न, हिंदी के प्रश्न को आपको अच्छे से देखना है, कमेंट बॉक्स में आंसर भी करना है। शुरू करते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं ये बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। सही आंसर होगा विशेषण के चार भेद होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, इजी है। क्योंकि तुम्हें से कौन सा विशेषण नहीं है? कौन विशेषण नहीं है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। नमक तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये सही होगा। नमक विशेषण नहीं है, ये सभी विशेषण है। पथरीला, नमकीन, बर्फीला ये सभी विशेषण है। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं ये बताना है। इसका सही आंसर होगा क्रिया। इसको क्रिया कहा जाता है। निम्न में से क्या काल कहलाता है? काल किसको बोलते हैं ये पूछा जा रहा है। काल क्या होता है? इसका सही आंसर होगा क्रिया के घटित होने का समय। क्रिया करने में, काम करने में जो समय घटित होता है उसी को क्रिया कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा तत्सम शब्द। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है? तद्भव इसमें से कौन है ये बताना है। तद्भव कौन सा है? सही आंसर होगा माया। यहाँ पे माया दिया हुआ है, ये तद्भव है। माया नहीं, माथा। माथा यहाँ पे तद्भव शब्द है, याद रखना आपको। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? समान अर्थ बताने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे एक ही शब्द का अनेक अर्थ होता है तो उसी को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अग्रज का सही विलोम क्या होता है? अग्रज का विलोम क्या होता है ये बताना है। अग्रज मतलब बड़ा जो होता है उसको बोला जाता है, तो उसका छोटा होगा लघु। अग्रज का उल्टा होगा अनुज। बड़ा भाई होता है तो अग्रज, और छोटा भाई अगर है तो अनुज हो जाएगा। धन का मतलब क्या होता है? धन का क्या मतलब होता है ये बताना आपको। अंक, अर्थ, स्वार्थ, कोश। आप लोग धन का मतलब पैसा सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको चूज करना है कि इसी में से तो क्या होगा। धन एक अनेकार्थी शब्द है। धन का मतलब होता है अर्थ। धन का क्या मतलब है? धन का मतलब है अर्थ। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सही आंसर होगा आत्मकथा। अगला प्रश्न, अन्न और अन्य यहाँ पे लिखा गया है, इसका अर्थ भेद का चयन करना है। अन्न का क्या भेद होता है, अन्य का क्या भेद होता है? अन्न और अन्य में बहुत डिफरेंस है, ये आपको चूज करना है कि अन्न क्या है और अन्य क्या है। अन्न जो होता है इसका मतलब होता है अनाज, और अन्य का मतलब होता है दूसरा। तो ये पहला वाला बिल्कुल सही है। निर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? सही आंसर होगा निर। यहाँ पे निर उपसर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। खिलौना शब्द में मूल शब्द है। खिलौना में मूल शब्द क्या है ये बताना है। खिलौना में मूल शब्द है खेल। खिलौना में खेल है, ये आपको याद रखना है। इसी में प्रत्यय को लगाकर इसको खिलौना बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? सही आंसर होगा स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। स्वर का सहायता से जहाँ पे संधि होता है तो वहाँ पे स्वर संधि होता है। उन्होंने कहाँ जाना है? उन्होंने कहाँ जाना है, यहाँ किस प्रकार की अशुद्धि है? यहाँ पे जो उन्होंने दिया गया ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे सर्वनाम है उन्होंने, यहाँ पे उन्हें होना चाहिए। तो ये सर्वनाम संबंधी यहाँ पे अशुद्धि है, त्रुटि है, ये आपको ध्यान रखना है। समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? सही आंसर होगा समास विग्रह। समास विग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है कि कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में प्रधान होता है, क्या प्रधान होता है? सही आंसर होगा कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा।
ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। कर्मवाच्य मतलब कर्म प्रधान। अगला प्रश्न, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह होता है। लिंग, वचन, कारक के कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर होगा अव्यय। उसको अव्यय कहा जाता है, अव्यय। यहाँ पे एक चिन्ह दिया गया है और ये बताना है कि विराम चिन्ह का नाम क्या है। इस विराम चिन्ह का क्या नाम है? ये तो आप लोग जानते होंगे, इजी है। सही आंसर होगा प्रश्नवाचक। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, आपको पता होगा। कोमा को अर्धविराम कहते हैं और ये ऐसे जो होता है पूर्ण, इसको पूर्ण विराम कहा जाता है। ये सभी आपको ध्यान रखना है। मुहावरे। मुहावरे अपना समान अर्थ ना देकर डैश अर्थ प्रकट करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरे अपना समान अर्थ ना देकर विशेष अर्थ उसमें प्राप्त होता है। मुहावरे अपना समान अर्थ ना देकर, तो ये दोनों सेमी क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पे। ये तो यही होगा। हास्य रस का स्थायी भाव होगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? सही आंसर होगा हास। हास्य रस का स्थायी भास होगा हास। अगला प्रश्न, कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? सही आंसर होगा 6 चरण। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? एक ही वर्ण उसमें बार बार आता है, इसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, ये आपको याद रखना। एक ही वर्ण इसमें रिपीट होगा कई बार। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा वर्ण। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा तपस्वी। तपस्वी का क्या होगा, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्वनी। तपस्वनी हो जाएगा तपस्वनी। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा आचार्य। आचार्य का पुल्लिंग क्या होगा? इसका पुल्लिंग हो जाएगा आचार्य। ये इजी है। पुस्तक रखी है वाक्य में कौन सा वचन है? पुस्तक रखी है, इसमें कौन सा वचन है? इसमें एक वचन का बोध हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुस्तक है। अगर पुस्तकें हो जाता है यहाँ पे कि पुस्तकें रखी हैं, तब यहाँ पे हो जाता बहुवचन। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें कौन सा कारक है, ये बताना है। सही आंसर होगा यहाँ पे कर्ता कारक है। यहाँ पे कर्ता कारक है। कर्ता ने होता है, कर्ता ने, तो यहाँ पे आपको ने दिख रहा होगा बीच में, तो राम ने पढ़ाया, तो यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये बताना है। सही आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इसके बाद यहाँ पे 144 से 148 तक इस गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। मोबाइल फ़ोन के एक नहीं अनेक लाभ है, ये सभी को आपको पढ़ना है अच्छे से और यहाँ पे आंसर करना है। उसी को पढ़ के यहाँ पे आंसर करना है। तो आप अभी लोग फिलहाल में इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। इसका आपको आंसर खुद से करना है। धन्यवाद। हमारा 150 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला होगा, काफ़ी सारा नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा और काफ़ी क्वेश्चन आपको अभी भी याद होगा। आप इसको रिपीट करके माइंड में कोशिश करिए क्वेश्चन को फिर से याद करने का। इससे आपको ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।